कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले लाइवली शहर में, जहां जिंदगी अपनी यूनिक रफ्तार से चलती है, दो जवान लड़के रहते थे जिनका नाम धन और देव था। वे अपने स्कूल के दिनों से दोस्त थे। उनकी दोस्ती टिफिन बॉक्सेस शेयर करने और पतली गलियों में घंटों क्रिकेट खेलने से मजबूत हुई थी। धन ऐसा इंसान था जो कड़ी मेहनत में विश्वास रखता था। वह समझदार और होशियार था, हमेशा 2 कदम आगे की सोचता था। जहां दूसरे लोग सिर्फ समस्याएं देखते थे, वहां उसे अवसर दिखते थे और वह हर काम बहुत ध्यान से करता था। उसका स्वभाव शांत लेकिन दृढ़ था और वह ईमानदारी को सबसे बढ़कर मानता था। वह उनकी दोस्ती का एंकर था, वही जिसके पास हमेशा कोई सेंसिबल प्लान होता था। देव दूसरी तरफ बिल्कुल अलग इंसान था। वह चार्मिंग और बातूनी था, जिसकी इजी स्माइल किसी का भी दिल जीत सकती थी। हालांकि इस चीयरफुल बाहरी पर्सनैलिटी के पीछे एक आलसी और कुछ लापरवाह रवैया छिपा था। वह आसान रास्ता पसंद करता था और अक्सर जिम्मेदारी से बचता था, यह सोचकर कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। वह काम करने वाले से ज्यादा सपने देखने वाला था। अक्सर बड़े प्लान्स की बातें करता था, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने के लिए शायद ही कभी मेहनत करता था। उनकी पर्सनालिटीज अलग होने के बावजूद उनकी दोस्ती मजबूत बनी हुई थी, जो उनके लाइवली शहर में उनकी जिंदगी का एक जाना पहचाना और कंफर्टिंग हिस्सा थी। एक दोपहर रोड साइड स्टॉल पर चाय पीते हुए धन ने एक आइडिया बताया जो उसके दिमाग में था। मोबाइल फोन रिपेयर की मांग बढ़ रही थी, न सिर्फ कोलकाता में बल्कि पास के छोटे शहरों में भी। उसने प्रस्ताव दिया कि वे इन शहरों को मोबाइल फोन डिस्प्ले सप्लाई करने का एक छोटा बिजनेस शुरू करें। धन अपनी क्वालिटी पहचानने की तेज नजर और अपने सिस्टमैटिक तरीके से प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह अपनी सेविंग इन्वेस्ट करेगा और यह पक्का करेगा कि हर डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी का हो, यहाँ तक कि अपने ग्राहकों को गारंटी भी देगा। यही उसका कंट्रीब्यूशन था, पैसा, रिस्क और एक रिलायबल प्रोडक्ट की सर्टेनिटी। देव पैसे कमाने की इस संभावना से तुरंत उत्साहित हो गया। उन्होंने तय किया कि उसकी भूमिका पास के शहरों में घूमना और छोटी मोबाइल रिपेयर की दुकानों को डिस्प्ले बेचना होगा। उसकी आउटगोइंग पर्सनालिटी उसे सेल्स के लिए परफेक्ट बनाती थी और वह आसानी से अपने नए वेंचर का चेहरा बनने के लिए तैयार हो गया। यह एक परफेक्ट पार्टनरशिप लग रही थी, धन की डिलिजेंस और देव की सेल्समैनशिप का मिश्रण। उन्होंने हाथ मिलाए, अपने शेयर्ड फ्यूचर के लिए उम्मीद और उत्साह से भरे हुए। उन्हें विश्वास था कि उनकी दोस्ती एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए काफी मजबूत है, एक ऐसी फाउंडेशन जिसे वे अटूट मानते थे। बिजनेस अच्छी तरह से शुरू हुआ। धन ने बिना थके काम किया, सप्लायर से कांटेक्ट किया, हर डिस्प्ले की क्वालिटी चेक की और उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए ध्यान से पैक किया। देव ने अपनी तरफ से शहरों में ट्रैवल किया और अपने चार्म का यूज करके कई ऑन ऑर्डर हासिल किए। पैसा आने लगा और कुछ समय के लिए सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। हालांकि उनकी पार्टनरशिप में पहली दरार तब आई जब वे प्रॉफिट को शेयर करने के बारे में बात करने बैठे। यह एक ऐसी बातचीत थी जिससे उनके मूल्यों और उनके जॉइंट वेंचर के बारे में एक्सपेक्टेशंस में एक गहरे अंतर के पहले संकेत मिलते हैं। धन, जिसने सारी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट की थी और फाइनेंशियल रिस्क ले रहा था, उसने एक फेयर डिवीजन का प्रपोजल दिया। उसे लगा कि प्रॉफिट उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशंस को दिखाना चाहिए। हालांकि देव ने सलाह के लिए अपने अंकल के पास गया। उसके अंकल एक ऐसे आदमी थे जिनका बिजनेस के बारे में गलत सोच थी। उन्होंने कुछ ऐसा अनफेयर सुझाव दिया। उन्होंने देव को बताया कि चूंकि वही सेल कर रहा था और पैसे ला रहा था, उसे प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा रखना चाहिए। उन्होंने देव को धन को केवल 20% देने की सलाह दी। यह एक ऐसी राशि थी जो शॉकिंगली लो थी और धन के इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट्स के लिए उसके द्वारा दी गई गारंटी को पूरी तरह से अनदेखा करती थी। जब देव ने यह ऑफर दिया तो धन हैरान रह गया। उसने शांति से अपनी बात समझाई, देव को याद दिलाया कि उसका इन्वेस्टमेंट उनके पूरे ऑपरेशन की रीढ़ थी। मैं अपना पैसा दांव पर लगा रहा हूँ देव, उसने कहा, और मैं हर एक पीस के लिए गारंटी दे रहा हूँ। अगर कोई डिस्प्ले खराब है तो नुकसान मेरा है। मेरे द्वारा उठाए जा रहे रिस्क के लिए 20% शेयर बिल्कुल भी फेयर नहीं है। बहस तेज हो गई। मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने कुछ कॉमन फ्रेंड्स से बात करने का फैसला किया, एक इम्पार्शियल पर्सपेक्टिव की उम्मीद में जो उन्हें एक फेयर कंक्लूजन तक पहुंचाएगा। उनके दोस्तों ने धैर्य से कहानी के दोनों पक्षों को सुना। उन्होंने धन के इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन और उसके द्वारा उठाए जा रहे रिस्क को समझा। उन्होंने सेल में देव के एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज किया। बहुत डिस्कशन के बाद उन्होंने एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज का सुझाव दिया
जो ज्यादा इक्विटेबल लग रहा था। उन्होंने प्रपोज किया कि धन को प्रॉफिट का 30% मिलना चाहिए। यह धन को जितना मिलना चाहिए था उससे कम था, लेकिन अपनी दोस्ती और बिजनेस के फ्यूचर के लिए वह अनिच्छा से सहमत हो गया। देव ने भी अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी पहली बड़ी प्रॉब्लम को पार कर लिया था। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, उन्होंने पैकिंग और डिलीवरी में मदद के लिए पंकज नाम के एक युवा सहायक को काम पर रखा। पंकज एक ईमानदार लड़का था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक स्थिर वेतन कमाने की उम्मीद में कड़ी मेहनत करता था। हालांकि हफ्ते महीनों में बदल गए और पंकज खुद को लगातार अपने वेतन के लिए पूछते हुए पाया। देव, जो बिक्री से नकद प्रवाह संभालता था, हमेशा बहाने बनाता था। वह कहता था कि बिक्री धीमी थी या एक दुकानदार से भुगतान में देरी हुई थी। सच्चाई यह थी कि देव पैसे के मामले में लापरवाह था और अपनी जिम्मेदारियों, जैसे कि अपने एकमात्र कर्मचारी को भुगतान करने से ज्यादा अपने खर्चों को प्राथमिकता देता था। आखिरकार पंकज और इंतजार नहीं कर सका। भारी मन से उसने धन से कहा कि उसे जाना होगा। मैं मुफ्त में काम नहीं कर सकता, धंधा, उसने दुख से कहा। मुझे अपने परिवार को खिलाना है। धन को अपराध बोध और शर्म महसूस हुई। उसने पंकज को अपनी जेब से भुगतान किया और मामले को सुलझाने का वादा किया। इस घटना ने धन के मन में संदेह पैदा कर दिया। वह सोचने लगा कि क्या देव उनके बिजनेस के फाइनेंस की स्थिति के बारे में पूरी तरह से सच बोल रहा था। उसने फैसला किया कि अब अकाउंट्स को गंभीरता से देखने और यह समझने का समय आ गया है कि उनके पैसे के साथ क्या हो रहा था। बिजनेस के 6 महीने चलने के बाद धन ने देव से संपर्क किया और सभी बिक्री रिकॉर्ड और अकाउंट बुक दिखाने के लिए कहा। वह उनके मुनाफे और खर्चों की एक स्पष्ट तस्वीर चाहता था। देव तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया और टाल मटोल करने लगा। उसने बहाने बनाए, यह दावा करते हुए कि रिकॉर्ड अस्त व्यस्त थे और उसके पास उन्हें ठीक से व्यवस्थित करने का समय नहीं था। उसने धन के अनुरोध को टालने की कोशिश की, उसे आश्वस्त करते हुए कि सब कुछ ठीक था और वह सब कुछ संभाल रहा था। इस अनिच्छा ने धन के संदेह को और गहरा कर दिया कि कुछ गंभीर रूप से गलत था और देव जानबूझकर उससे सच्ची वित्तीय स्थिति छिपाने की कोशिश कर रहा था। धन अड़ा रहा, यह कहते हुए कि एक पार्टनर के रूप में जिसने अपनी जीवन भर की कमाई लगाई थी, उसे अकाउंट्स देखने का पूरा अधिकार था। घेरे जाने पर देव ने आखिरकार उसे एक नोटबुक दिखाई जिसमें कुछ जल्दबाजी में लिखे हुए नंबर थे। आंकड़े सस्पिशियसली कम लग रहे थे। धन के पेट में एक गांठ सी पड़ गई। वह जानता था कि उसने कितनी मात्रा में प्रोडक्ट सप्लाई किए थे और देव द्वारा दर्ज किए गए मुनाफे का कोई हिसाब नहीं था। देव के अस्पष्ट जवाब और उसकी टालने वाली नजर ने धन के बढ़ते डर की पुष्टि कर दी। उसे एहसास हुआ कि देव सिर्फ लापरवाह नहीं था, वह सक्रिय रूप से उनकी कमाई के बारे में सच्चाई छिपा रहा था। बहुत परेशान होकर धन ने खुद ही सब ठीक करने का फैसला किया। उसने देव को मैसेज करना शुरू किया, कुछ दुकानों को सामान बेचने के बारे में खास जानकारी मांगी। देव के जवाब कभी कभी आते थे और टाल मटोल वाले होते थे। वह झूठ बोलता था, कहता था कि कुछ दुकानदारों ने सामान वापस कर दिया है या अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। हर बेईमान मैसेज के साथ धन का दिल बैठता जा रहा था। वह विश्वास जो कभी उनकी दोस्ती की नींव था, अब बिखर रहा था और उसकी जगह धोखे का दर्दनाक एहसास ले रहा था। वह जानता था कि अब वह देव की बात पर भरोसा नहीं कर सकता और उसे सच्चाई खुद ही जाननी होगी। फिर धन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने चोरी छिपे उन शहरों के दुकानदारों से संपर्क करना शुरू किया जहां देव ने उनके प्रोडक्ट्स बेचे थे। उसने उनसे एक एक करके बात की, उनकी खरीद और पेमेंट के बारे में पूछा। जो सच्चाई उसे पता चली वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरी थी। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने देव द्वारा बताए गए डिस्प्ले से कहीं ज्यादा डिस्प्ले खरीदे थे और उनके पैसे पूरे और टाइम पर दिए थे। यह बात दर्दनाक रूप से साफ हो गई कि देव ने खातों का एक दूसरा सीक्रेट सेट बना रखा था। वह मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए निकाल रहा था, उस दोस्त को धोखा दे रहा था जिसने उस पर भरोसा किया था। सबूत साफ था, देव उनके जॉइंट वेंचर से लगातार झूठ बोल रहा था और चोरी कर रहा था। वह चार्म और आसान मुस्कान जिसे धन सालों से जानता था, अब लालच और धोखे का नकाब लग रही थी। जब धन ने देव को सबूत दिखाया तो देव के पास कोई सफाई नहीं थी। उसने धन के मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया और उसकी कॉल से बचता रहा। उस दोस्त का सामना नहीं कर पाया जिसे उसने इतनी गहराई से धोखा दिया था। जो बिजनेस उन्होंने साथ मिलकर बनाया था
वह ढह गया। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान वह दोस्ती थी जो झूठ और चोरी के पैसे के बोझ से टूटकर बिखर गई थी। इस दुख भरी कहानी ने धन को एक बहुत कड़वा लेकिन कीमती सबक सिखाया। उसने सीखा कि पैसे में लोगों को बदलने, उनके जजमेंट को धुंधला करने और उनके इरादों को भ्रष्ट करने की एक अजीब शक्ति होती है। यह एक लाइफ लॉन्ग दोस्त को एक अजनबी में बदल सकता है, उसका एक ऐसा पक्ष दिखा सकता है जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। एक ऐसा रिश्ता जो अटूट लगता था, वह लालच से आसानी से टूट सकता है। धन ने अपना बिजनेस और अपना इन्वेस्टमेंट खो दिया, लेकिन सबसे गहरा नुकसान वह विश्वास था जो उसने एक दोस्त पर किया था। उसने समझा कि पैसों के मामले में हमेशा सतर्क रहना बुद्धिमानी है, क्योंकि इसकी तलाश में कभी कभी आपको मुनाफे से कहीं ज्यादा कीमती चीज गंवानी पड़ सकती है। एक सच्ची दोस्ती